नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। हमारे आज के मेहमान हैं समाज सेवी अरुणेश सिंह भदौरिया, अध्यक्ष जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी ग्वालियर। इनसे साक्षात्कार करेंगे दीपक दिलेर, संपादक नंद केसरी न्यूज। लीजिए प्रस्तुत है इंटरव्यू के मुख्य अंश। नमस्कार, नंद केसरी न्यूज चैनल में दर्शकों का एक बार से हम फिर स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज हम आपके बीच में ग्वालियर की प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणेश भदौरिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और अरुणेश भदौरिया जी काफ़ी लंबे समय से जो है समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी जो संस्था है जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी, यह समाज में जो है आज एक उदाहरण बन के काम कर रही है। ये संस्था जो है बेरोजगारों के लिए काम कर रही है। समाज के हर क्षेत्र में, चाहे पीने का पानी की उपलब्धता हो, इस भीषण गर्मी में पेयजल पियाऊ, सभी जगह पर हर क्षेत्र में जो है ये संस्था काम कर रही है। और ये संस्था यहीं तक ही नहीं काम करती है, ये संस्था जो है राष्ट्रीय मुद्दों में भी अपने विचारों की सहभागिता करती है। तो आइए हम अरुणेश भदौरिया जी से डायरेक्ट जुड़ते हैं और भदौरिया जी से सवाल करते हैं। भदौरिया जी, नंद केसरी न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। वैसे तो आप हमारे चैनल पे आए दिन आते रहते हैं और आपसे हमारी चर्चाएं निरंतर जारी रहती है। तो भदौरिया जी, अभी एक लेटेस्ट देश में घटना हुई है, एक नया घटनाक्रम हुआ है। भाजपा सरकार ने एक नया एजेंडा जो है उस पर काम करना शुरू किया। अभी उन्होंने घोषणा की है जाति जनगणना को लेकर के। तो जाति जनगणना कहाँ तक सही है, यह होना चाहिए या नहीं, और ये अगर जाति जनगणना होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और जाति गणना अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, आपकी नज़र में आप क्या विचार रखते हैं इस पर? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारे यहाँ आए जी और हमसे एक जटिल सवाल किया। जी देखो, कोई भी चीज़ जब होती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं, प्लस और नेगेटिव। जी तो अगर हम जातिगत जनगणना की बात करें जी तो इसके कुछ प्लस भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। जी तो पहला प्लस जो है वो है सामाजिक न्याय। जी सामाजिक न्याय से हमारा तात्पर्य होता है कि देश में जो भी जाति रह रही है हम्म, उसका अगर सही तरीके से हम आकलन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी जाति सशक्त हुई और कौन सी कमजोर हुई, तो उसका एक्शन लिया जा सकता है। जी दूसरा अपन रहता है नीतियों में सुधार, उसके अकॉर्डिंग हम नीतियों में सुधार भी कर सकते हैं। जी और तीसरा इसमें रहता है हमें जो सटीक आंकड़े, जो हमारे आंकड़े 1931 में जब पहली बार जातिगत आरक्षण हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके बाद से आज तक नहीं हुआ। जी तो ये तीनों ये प्लस के हैं, ये तीनों प्लस में हैं। अब इसके अगर अगेंस्ट में कहें तो पहले मैंने बोला सामाजिक न्याय, तो यहाँ सामाजिक दुरुपयोग भी हो जाएगा। जी जी जो भी जाति ज़्यादा दिखेगी तो वही अपना बाहुल्य दिखाना चालू कर देगी, वर्चस्व वाली बात आ जाएगी। इसके अलावा इसमें राजनीतिक दुरुपयोग चालू हो जाएंगे। जी राजनीतिक दुरुपयोग को मतलब जिस जाति का बाहुल्य होगा उसी का नेता चुना जाएगा, उसी का सब कुछ होने लगेगा। जी इसके अलावा जो भी पॉलिसीज बनेंगी जी उनमें बड़ी कठिनाई आ जाएगी। जी मतलब हो सकता है कि जो व्यक्ति जिसको हकीकत में लाभ मिले वो गरीब है फिर भी नहीं मिलेगा, क्यों, बाहुल्य किसका है, जी उसको मिलेगा। जी तो ये तीनों तर्क हैं। अगर आप सामाजिक न्याय मिलेगा तो सामाजिक उसमें दुरुपयोग भी होगा, राजनीतिक कुछ फायदे मिलेंगे तो राजनीतिक दुरुपयोग भी होंगे, और जो भी पॉलिसी बनेंगी वो मेरे हिसाब से न्याय संगत नहीं रहेंगी। इसलिए मेरा एक ही कहना है कि 1931 के पहले अगर ये सब चीज़ें हुई थी तो यह तो बीच बीच में होती रहनी चाहिए। इतने मतलब एक लंबा अंतराल के बाद अगर कोई चीज़ हो रही है, ये गलत है। जी। तो उधरी जी, मैं आपसे दूसरे सवाल पर आता हूँ। एक अभी और घटना हुई देश में जिसने जो है देश बहुत आहत हुआ, और हमारे पहलगांव में जो है घटना हुई जिसमें निर्दोष भारतीयों को जो है आतंकियों द्वारा जो है उनको कत्लेआम किया गया, उनकी हत्या की गई। तो कैसा देखते हैं आपकी पहलगांव घटना में जो आतंकियों ने निर्दोष भारतीयों पर जो कहर बरपाया और उनके द्वारा हिंदू लोगों को टारगेट कर बेखौफ कत्लेआम किया गया, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, बात ये नहीं कि किसकी हत्या हुई और किसकी नहीं हुई। जी बात ये हो कि अगर कोई निर्दोष को मारा जा रहा है हम्म, वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय और कृत्य है। जी और ऐसे मतलब चीज़ें देश में हो रही हैं, यही अपने आप में बड़ा सवाल है। तो मेरा मानना है कि जाति धर्म पूछ करके कोई चीज़ करना और उसको मौत के घाट उतारना, उसके ऊपर छुरा चलाना, जी ये बिल्कुल मतलब किसी भी कीमत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी बीच में एक सवाल उठता है कि लोग कह रहे हैं कि मुझे इस्लाम को या मुस्लिम को परेशान किया जा रहा है, उनको वो करा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं, आतंकवादी जो भी हो, जी वो किसी भी समाज से आए, आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। लेकिन
कोइंसिडेंटली होता क्या है कि जहाँ पे भी अटैक होता है, जिस भी कंट्री में होता है, जब उसकी कोरिलेशन किया जाता है तो पता चलता है वो मुस्लिम है। इसलिए हम लोगों के दिमाग में यही भर गया अब कि मुस्लिम के अलावा दूसरा आतंकवादी हो नहीं सकता, और मुझे भी लगता है कि नहीं हो सकता है। तो भदौरिया जी, बहुत अच्छी बात जो आपने रखी है, और जाहिर है कि ये जो बात जो है आनंद केसरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दूर तक जाएगी। तो भदौरिया जी, जातीय जनगणना पर अब देश आ गया है। पहलगाँव में आतंकियों की एक बार फिर से दस्तक हो गई है, और ऐसे में जो देश में जो शिक्षा, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, अब उन पर चर्चा कैसे होगी? देखिए जब भी हमें कोई भी अच्छा कार्य करना होगा, जी। उसके लिए रणनीति बनाई जाती है। जी, जी। ठीक है, सबसे पहले प्रिपरेशन होगी। जब तक आप कोई रणनीति नहीं बनाएंगे तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? जी। तो एग्जीक्यूशन और प्रिपरेशन ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। जी। तो ये मैं मानता हूँ कि देश के अंदर जो हम रोज बेरोजगारी की बात करते हैं ना, है, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई हैं जिनकी वजह से और बेरोजगारी बढ़ रही। पूछो कैसे? आज मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, मुझे मुझे भी पता है 10,000 में खर्चे नहीं चल सकते, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कि जब कुछ भी हाथ में नहीं आपके है और उस समय कुछ मिल जाए तो आपको कर लेना चाहिए। लेकिन 15,000 की आदमी नौकरी नहीं करना चाह रहा, क्यों पता? उसको पता है 1 रुपये किलो चावल मिलेगा मुझे, सरकार की तरफ से फलाना बिजली का बिल माफ है। ये जो फ्री वाली रेवड़ी वाला सिस्टम है ना सरकार का, वो कोई भी सरकार हो, ये सबसे घटिया, मतलब मैं इसको सबसे घटिया दर्जे का मतलब सिस्टम बनाऊंगा। ये फ्री बंद होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सरकार से, गड्ढे खुदवा के पैसे दे, थोड़े ज़्यादा दे दे। या अगर सरकार कहती नहीं मुझे फ्री में सब कुछ करना, तो मैं कहता हूँ शिक्षा फ्री कर दो, स्वास्थ्य फ्री कर दो, जिससे हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरे पिता की तबीयत खराब है, घबराएगा नहीं। क्यों? इलाज उसका फ्री कई होगा। लोग ऐसे खत्म हो रहे हैं कि उसके पास अब हम दवाई नहीं करा सकता। जब उसे पता चलेगा हमारी सरकार फ्री में इलाज करा रही है, मैं कह रहा हूँ आदमी की उम्र बढ़ जाएगी, जी। तनाव मुक्त हो जाएगा। तनाव मुक्त हो जाएगा। शिक्षा फ्री कर दो, पैसे की चिंता नहीं रहेगी। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ ये जाति वाती सब छोड़ दो। जी, जी। आप तो 2 चीजें फ्री कर दो, एजुकेशन और हेल्थ। मैं कह रहा हूँ नौकरी करवा के, गड्ढे खुदवा के पैसे दो उनको, सैलरी दो, लेकिन फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करो। भदौरिया जी, एक बहुत ही अहम सवाल आपकी संस्था से जुड़ा हुआ है। देश में बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में सुना है कि आपकी जो संस्था है, जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी, वो जो है ग्वालियर में जो है रोजगार देने का काम कर रही है। तो ये संस्था जो है, ये काम आप कैसे कर पा रहे हैं? ये काम जरा हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो मैं जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के बारे में सिर्फ छोटी सी बात करूंगा कि मेरे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। जी। कंप्लीट हेल्थ, जो हर व्यक्ति को जी। चाहिए, कंप्लीट फूड, वो भी हर व्यक्ति को चाहिए, और कंप्लीट एजुकेशन, ये भी हर व्यक्ति को चाहिए। ये मिलेगा कैसे? इसके लिए यह तो रोजगार होगा तो आप इलाज करा पाओगे, शिक्षा ले पाओगे, अदरवाइज आपको कुछ खाना भोजन ले पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने यही सोचा कि इन तीनों को पूरा करने के लिए लोगों को फोकस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमने ये, मैं सरकारी नौकरी तो लगवा नहीं सकता हूँ, तो मेरा काम है प्राइवेट नौकरी में अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन उसको हम जॉब करवाने का प्रयास कराते हैं। लेकिन कई बार हमारे यहाँ पे अभी क्या है कि लिटरेसी का सिस्टम बहुत कम है, तो 8वीं से लेकर के 12th तक के जो बच्चे हैं वो कई बार भटक जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी अभी मैं इसमें प्रधानमंत्री की मैं तारीफ करूँगा कि उन्होंने एक अभी जो नीम निकाला, नीम वाला सिस्टम है, उसमें 12 से 15 हज़ार रुपये लोगों को सैलरी मिले, भले वो 8 पास हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी रोजगार में प्राइवेट कंपनी में, चाहे नॉट ओनली इन जमुना ऑटो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, इवन किसी भी कंपनी में होता है, सब जगह रोजगार की आवश्यकता है। बेरोजगार मतलब इतना चाहिए, लेकिन लोग नौकरी नहीं करना चाह रहे। फिर भी हमने पिछले 4-1 साल में मुझे लगता है 1,000 के समथिंग लोगों को रोजगार दिलवाया है। ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, हाँ। कीर्तिमान है ये। और निश्चित ही जो है आपने 1,000 परिवारों को जो है आपने जो है उनको जो है रोजी रोटी का जो आपने जो किया है, निश्चित ही उनकी दुआएं भी जो है आपके साथ होंगी। इसके साथ एक प्लस पॉइंट है जी। कि जो जहाँ रहता है, जैसे मान लो कोई नासिक में है, हाँ। मैं उसको नहीं कहूँगा ग्वालियर आओ, मैं वहीं लगवा दूंगा। भगवान, मैंने क्या अभी सारे सिस्टम ऐसे बना रखे, मैंने लोगों से रिलेशन बनाए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसीलिए कि भैया मुझे भी पता सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही। आपका नासिक का लड़का ग्वालियर आएगा, 25,000 भी कम पड़ेंगे। नासिक का लड़का 15,000 मिल जाएंगे, उसका काम चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नासिक में ही हाँ, नासिक में, कोई इलाहाबाद रह रहा है, इलाहाबाद में, जो जहाँ रह रहा लोकल फॉर वोकल कह सकते हैं। लोकल फॉर वोकल कर दिया, और वो ऐसे से पॉसिबल हो रहा है क्योंकि अपने रिलेशन बनाने पड़ेंगे, आपको चेन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। वो हमारी जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी हर स्टेट में कर रही है। चलिए,
तो हमारी जो शुभकामनाएं जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के साथ हैं। तो ये थे समाजसेवी अरुणेश भदौरिया जी। अरुणेश भदौरिया जी ने आज जो है देश में जो चल रहे हैं घटनाक्रम, उन सभी घटनाक्रमों पर जो है बहुत ही अच्छी बात की और हमारे सभी सवालों का जो है उन्होंने बखूबी जवाब दिया। ये जो सवाल जवाब हमारे बीच में आज जो हुए, ये जो है भदौरिया जी के अपने निजी विचार हैं। अगर इन विचारों से किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई आहत हो, तो उसके लिए जो है नंद किशोर न्यूज़ चैनल जो है खेद भी ज्ञापित करता है। लेकिन ये सवाल आज इसलिए पूछे गए, इन सवालों के जवाब इसलिए आज लिए गए क्योंकि आज ये देश की माँग है, नीड है और इन सवालों पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है ताकि देश सही दिशा में जा सके, देश का सर्वांगीण विकास हो सके। नंद केसरी न्यूज़ चैनल के लिए मैं दीपक दिलेर। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।